2024 की चर्चा देश में बहुत होती है। 2024 में भारत में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, नरेंद्र मोदी की लड़ाई किससे होगी, वगैरह वगैरह। आज हम कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की लड़ाई किसी नीतीश कुमार से नहीं होगी, किसी राहुल गांधी से नहीं है, किसी ममता बनर्जी से भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की लड़ाई किसी पहले, दूसरे, तीसरे मोर्चे से भी नहीं है। 2024 के लिए नरेंद्र मोदी की लड़ाई दुनिया के बाकी नेताओं से, जो बाइडेन से है, शी जिनपिंग से है, पुतिन से है। मोदी की लड़ाई उन सभी देशों से है जो खुद को ताकतवर मानते हैं और वर्ल्ड ऑर्डर में मनमानी करते हैं कि हमारी चलेगी, ये कौन होता है बोलने वाला, वगैरह वगैरह, जो इतने साल से उन्होंने चलाया। ये वो नेता हैं जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और इसके लिए कई बार आपस में भी भिड़ जाते हैं। लेकिन अब दुनिया नरेंद्र मोदी में नया वर्ल्ड लीडर देख रही है, भारत को सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देख रही है और उसमें नरेंद्र मोदी का जो योगदान है उसको एक्सेप्ट कर रही है। यहां भले लोग कहते रह जाएं नरेंद्र मोदी को विदेश नीति नहीं आती, नरेंद्र मोदी को देश चलाना नहीं आता, नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता, नरेंद्र मोदी उसके बावजूद यहां तो चुनाव जीत ही रहे हैं। लेकिन दुनिया में भारत की और उस भारत के माध्यम से अपनी जो छवि है उसको कैसे मजबूत उन्होंने किया है वो आज आपको बताता हूं। कमजोर देश ये खुलकर कह रहे हैं कि जब किसी ने उनकी मदद नहीं की तो भारत ने उनकी मदद की। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी भारत की ताकत को मान रहे हैं और पीएम मोदी की लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी क्या 2024 में दुनिया के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दुनिया के प्रधानमंत्री शब्द आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, ये क्या है, दुनिया का प्रधानमंत्री कोई कैसा हो सकता है, ऐसा कोई पद होता नहीं है। लेकिन ये कहने का मतलब यह है कि जैसे देश का प्रधानमंत्री देश को लीड करता है, वैसे दुनिया का प्रधानमंत्री दुनिया को लीड करेगा। और एक जमाने में अगर आप इसको समझेंगे तो दुनिया का को लीड करने वाला दुनिया का प्रधानमंत्री कभी अमेरिका था, कभी चीन किसी दौर में होगा, कभी रशिया रहा, कभी ये मिलजुल कर एक तरीके से आप कहिए जैसे मिलीजुली सरकार टाइप का माहौल रहा। और अब वो दौर आ रहा है कि भारत दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा और दुनिया के प्रधानमंत्री यानी दुनिया को लीड करने वाले नेता कोई होंगे तो वो नरेंद्र मोदी होंगे। और इसको कहने की वजह आपको बताता हूं। बतौर भारतीय आपको यह गर्व होना चाहिए सुनकर। आपको दुनिया के अलग अलग नेता क्या कहते हैं वो सुनवाऊं, उससे पहले दुनिया के एक बड़े डिप्लोमेट की बात बताता हूं। जो बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ दिन पहले लिखी, सिर्फ कही नहीं, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। और यह डिप्लोमेट है जॉन मैकार्थी, जो भारत, जापान, अमेरिका और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत रह चुके हैं, बहुत रिस्पेक्टेड नेता है। उन्होंने लिखा है कि समरकंद में मोदी विजयी बनकर निकले। आप उन्हें नापसंद करते हैं तो करते रहिए, लेकिन जियो पॉलिटिक्स की समझ के आधार पर कह रहा हूं कि उन्हें हराना मुश्किल है। मतलब जैसे इंडिया में नहीं कहते कि अरे आपको मोदी से नफरत है तो होगी, लेकिन मोदी जीत रहे हैं, पब्लिक के बीच में माहौल है, वैसे दुनिया में कह रहे हैं वो कि आपको नरेंद्र मोदी पसंद आए ना आए, लेकिन वो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी ने समरकंद में शी जिनपिंग को इग्नोर किया तो उन्हें पता था कि उनके वोटर इससे नाराज नहीं होंगे और क्वाड के पार्टनर भी इससे सहमत रहेंगे। मतलब डिप्लोमेसी है। नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की वो तारीफ कर रहे हैं। भारत की बहुसंख्यक आबादी चीन को पसंद नहीं करती, ये नरेंद्र मोदी यहां के लिहाज से भी समझ रहे हैं और क्वाड जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत है, जापान है, वहां भी देशों को पसंद आएगा, ये उनको समझ में आ रहा है। यही मैकार्थी अपने लेख में आगे लिखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरते हुए जियोपॉलिटिकल ताकत है। एससीओ की बैठक में दुनिया का ध्यान पुतिन पे था, जिनपिंग पर था कि इनकी बैठक में क्या होगा। लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जो एससीओ की बैठक में ज्यादा मजबूती और ज्यादा अथॉरिटी के साथ सामने आए। मतलब जो कहा वो पूरे दम से कहा। लोग जिनपिंग और पुतिन की तरफ देख रहे थे, बाइडेन से क्या होना है नहीं होना इसकी दुनिया में चर्चा होती है, लेकिन एससीओ में तो पुतिन और जिनपिंग की तरफ थी नजर। लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा पावरफुल दिखे, क्योंकि मोदी ने पुतिन से साफ कह दिया कि बॉस ये युद्ध का दौर नहीं है। मोदी पुतिन की मुलाकात ये बताती है कि भारत की नीति कितनी बदल गई है। अब आप सोचिए कि जिस एससीओ समिट में पुतिन है, जिस एससीओ समिट में जिनपिंग है, जिस समिट में दुनिया भर का मीडिया पुतिन और जिनपिंग की मीटिंग के बारे में फोकस कर रहा है, क्या होगा, क्या बोलेंगे, नहीं होगा, किस तरह की चर्चा होगी, उस समिट के बाद अब चर्चा किसकी हो रही है?
न पुतिन की न जिनपिंग की, वो हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये बात तो हमने आपको पाठशाला में भी बताई थी कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति यूएन के मंच पर पीएम मोदी की उस बात की तारीफ कर रहे थे जो उन्होंने पुतिन के सामने कह दी थी कि ये युद्ध का समय नहीं है। कल ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को अब सुना जाता है, हमारी राय भी मायने रखती है। और जो अभी हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनका बतौर डिप्लोमेट लंबा करियर है, उन्होंने अलग अलग प्रधानमंत्री देखे हैं, भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो जब वो ये कहते हैं कि अब हमको सुना जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये जानते हैं, मानते हैं कि पहले ये ताकत भारत की नहीं थी, अब वो बदल गया है। वो कहते हैं कि अब हमारी राय मायने रखती है दुनिया के लिए, यह हमारी बड़ी उपलब्धि है और पीएम मोदी की वजह से ऐसा हुआ है। एक बार जयशंकर साहब को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। This UNGA reflects the state of the world, which is particularly polarized at this moment. And what the state of the world actually reveals in a way is that India matters more. We are a bridge, we are a voice, we are a viewpoint, a channel, and definitely at a time when normal diplomatic country like India, which has so many relationships and such an ability to communicate and to find touch points with different countries and regions. I think I would say I'm concluding this week with the sense that India really matters more in this polarized world. विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इस पोलराइज्ड दुनिया में भारत की अहमियत और बढ़ गई है। दुनिया भारत की बात ध्यान से सुन रही है, दुनिया भारत को नई ताकत मान चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंबर 1 वर्ल्ड लीडर की तरह से देख रही है। और इसकी वजह है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की छवि जो है वो सुपर पावर देश के नेता की तरह स्थापित नहीं हो पाई। आए दिन तो उनके लड़खड़ाने की तस्वीरें वायरल हो जाती है, भाई इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, लड़खड़ा के चल रहे हैं, बात में वो दम नहीं लगता। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, बोलते रह गए, कोशिशें करते रह गए, ऐसा होगा वैसा होगा, वो रूस पर अपने आप को इंपोज नहीं कर पाए। अमेरिका की ताकत क्या रह गई, उनकी क्या ताकत रह गई, लोग हंसते हैं उन पर। फिर पुतिन को देख लीजिए, पुतिन को दुनिया एक मजबूत और ताकतवर नेता मानती है, लेकिन वो यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं। इस युद्ध ने पुतिन की छवि को नुकसान पहुंचाया, और इतना पहुंचाया है ना भाई, भारत तो मजबूत हुआ ही है, लेकिन रूस भी तो कुछ कमजोर हुआ है। और भारत रूस की दोस्ती, मोदी पुतिन की दोस्ती, इसकी चर्चा तो होती है, लेकिन दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया को बर्बाद करते चले जाएं, आप युद्ध लड़ता चले जाएं और भारत चुपचाप बैठेगा कि अरे इसको कौन बोलेगा, ये तो बड़ा देश है। नरेंद्र मोदी ने बोल दिया मुंह पे, ये लड़ाई का वक्त है। जैसे कहते नहीं है कि ये खेलने का वक्त है, जाओ पढ़ो, वैसे ही ये कह रहे हैं कि लड़ने का वक्त है। जाओ देश दुनिया को बेहतर बनाने में काम करो यार, तुम्हारे चक्कर में सबकी हालत खराब हो गई। फिर है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो तो इसी डर में जी रहे हैं कि कहीं उनकी कुर्सी ना चली जाए। और कोरोना की वजह से चीन की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब चल रही है, उसका पूरा चैप्टर आपको दिखाया था, कैसे वहां बैंक बंद हो रहे हैं, कैसे लोग सड़क पर उतर आए कि बैंक जो है वो पैसे कैसे नहीं देगा। और अभी बताऊंगा वो शी जिनपिंग कैसे कमरा लॉक करके बैठ गए। पूरी दुनिया के नेता कैसे भारत और मोदी सरकार का लोहा मान रहे हैं, उसके लिए आपको विदेश नेताओं के कुछ बयान सुनाता हूं, जो कह रहे हैं, सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं, दुनिया के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि भारत ग्लोबल लीडर है। From the very outset, the Republic of India was a reliable partner and friend, whose assistance was critical to our pandemic response. Despite its own challenges and responsibilities, as just elucidated by our colleague Hugh, enabled by its advanced pharmaceutical capacity, India embraced a holistic and outward-looking vaccine diplomacy strategy. As a result, Jamaica was able to secure its first life-saving vaccines from India. While others chose to withhold supplies, India's vaccine outreach exemplified its principles of equality and mutual benefit. We are deeply grateful and remain so to the government and people of India, led by His Excellency
Sri Narendra Modi, and indeed our friend Dr. Jaishankar. Maldives applauds the strides that India continues to make in the multilateral sphere and will continue to work alongside our neighbor, our close partner, and our best friend to solve the challenges that face humanity. Cooperation Initiatives was the very first country to provide Antigua and Barbuda with much needed vaccines. So I therefore conclude by thanking India once again for contributing to our preparedness for the pandemic, especially investing more in building health infrastructure and beefing up the health workforce, as well as enhancing our national capacity to manufacture drugs, supply of vaccines, and medical equipment. I seize this opportunity to thank India, which has guaranteed Yemen an exception from the new grain exporting measures, which shows a great example of Indian constructive role in restoring food availability. यूएन के मंच से लोग खड़े होकर भारत को धन्यवाद कर रहे हैं। कुछ लोग वैक्सीन के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भैया हम भूखे मर जाते, हमारे लोग भूखे मर जाते। नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारत ने हमें गेहूं भिजवा दिया, बड़ी मदद कर दी। वैक्सीन उस समय दी जब हमारे यहां लोग रो रहे थे, हमारे बच्चों की वैक्सीन दे दी, हमारे बच्चों की वैक्सीन दे दी। अब सब गायब हो गए, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लग गई, सबसे बेहतर ढंग से लग गई। चीन में फिर कोरोना लौट रहा है, भारत में वैसी कोई आपाधापी नहीं मची हुई है, सब गायब हो गए ना। लेकिन वो जो किया, आज लोग खड़े होकर दुनिया में बोल रहे हैं ना कि भारत ने किया, किसी और ने नहीं किया। कुछ लोग इसी बात में खुश थे कि अरब देशों ने कह दिया, नुपुर शर्मा के मामले में ये कह दिया, वो कह दिया। हमने आपको बताया था ना कि कैसे भारत चाहे तो पूरे अरब मुल्क को घुटने पे ले आएगा अगर गेहूं देना बंद कर दे। यमन बोल रहा है ना कि हमारी इतनी मदद की गेहूं देकर। ये है वो ताकत भारत की। और नरेंद्र मोदी, जब ग्लोबल लीडर बनने की बात होती है तो नरेंद्र मोदी का कद नहीं बढ़ता बॉस, इसको समझिए, ये इंडिया का कद बढ़ता है। दुनिया में लोग बोलते हैं इंडिया का पीएम कर रहा है, लोगों को क्या दिखता है यहां हमारे यहां ऑपोजिशन को कि अरे ये नरेंद्र मोदी का नाम है। अरे इंडिया का नाम होता है भाई। भारत के ग्लोबल रुतबे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत हर बड़े ग्लोबल संगठन का हिस्सा है। आने वाले वक्त में दुनिया के इस बड़े संगठनों की मीटिंग भारत में होने वाली है। अगले साल G20 समिट भारत में होने वाला है। G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से भारत के पास आ रही है। अगले साल SCO समिट भी भारत में होने वाला है। SCO की अध्यक्षता भारत के पास है। इसी साल दिसंबर में भारत 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी बनने वाला है। भारत की धाक को समझने के लिए आप वो तस्वीर याद कीजिए जो इसी साल बहुत वायरल भी हुई थी। ये तस्वीर थी जापान में क्वाड समिट की। तस्वीर में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के साथ सीढ़ी उतर रहे थे और पीएम मोदी सबसे आगे चल रहे थे, बाकी नेता उनके पीछे पीछे थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापान के पीएम फूमियो किशिदा हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज पीएम मोदी के पीछे चल रहे हैं। और कमोबेश बड़े बड़े डिप्लोमैट्स, बड़े बड़े लोगों, उनको लगता है कि इसी तरीके से भारत दुनिया में आगे चल रहा है। और किसके नेतृत्व में चल रहा है? नरेंद्र मोदी के। भारत की धाक ऐसी है कि जो बात पुतिन जैसे नेता से दुनिया का कोई नेता नहीं कह पाता, वो नरेंद्र मोदी पुतिन के मुंह पर कह देते हैं। भारत के विदेश मंत्री अमेरिका की जमीन पर जाकर अमेरिका को सुनाकर आते हैं कि अमेरिका क्यों पाकिस्तान को F-16 दे रहा है जी, लड़ाकू विमान तुम दे रहे हो, मदद कर रहे हो। ये वहां बैठ के उसके मुंह पर सुनाकर आए। पहले सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जो उन्होंने पुतिन के मुंह पर दिया, और फिर आपको एस जयशंकर की वो बात दिखाऊंगा जो अमेरिका की जमीन पर उन्होंने अमेरिका को सुनाई है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से
हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति के सामने कह दिया, दोस्त हैं ये भी याद दिला दिया, लेकिन कह दी अपनी बात। इसी तरह से अमेरिका से भी भारत खरी बात कह देता है, फिर चाहे वो रूस से तेल खरीदने का मामला हो, फिर या रूस से हथियार खरीदने का मामला हो, या फिर अमेरिका से पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की मदद देने का ऑफर का मामला हो। पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान है जिनके रखरखाव के लिए अमेरिका फिर से मदद कर रहा है। ट्रंप ने जो मदद रोक दी थी उसे बाइडेन ने पाकिस्तान के लिए फिर से शुरू कर दिया, लेकिन भारत ने अमेरिका से साफ कहा है कि अमेरिका को सोचना चाहिए कि उसे पाकिस्तान से रिश्ते बनाए रखने में क्या फायदा मिल रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अगर अमेरिका यह सोचता है कि वह आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान को मदद कर रहा है तो ऐसा कह के किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सबको पता है कि F-16 जैसे विमान किसके खिलाफ तैनात किए जाएंगे। सुनिए एक बार जयशंकर को। It's a relationship that has neither ended up serving Pakistan well, not serving American interests well. So it is really for the United States today to reflect whether this, what are the merits of this relationship, what do they get by keeping it continuing. Because at the end of the day, for someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying these things. अमेरिका में बैठकर अमेरिका को कह रहे हैं भारत के विदेश मंत्री कि बेवकूफ ना बनाओ। दुनिया के मंच पर वही नेता मजबूत माना जाता है ना जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी भारत ग्लोबल लीडर है।